बजरंग सर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड-19 के तहत जो भी बच्चे घर पे अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं वो लाइव क्लासेस के साथ साथ अपने स्टडी पर ध्यान दें। और आज अपन क्लास 10th की साइंस के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन न होकर भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात सामान्य अवस्था में उसके भौतिक गुण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे रंग है, गंध है, उसकी अवस्था है, उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अपन लेंगे, पहला उदाहरण अपन लिया, जैसे जल को ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर क्या बनती है? बर्फ बनती है। और जल को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। दोबारा से ध्यान से देखेंगे, जल है, जल को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, ठंडा करते ही वो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और जैसे ही जल को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाती है। जैसे अपन ने देखा कि बर्फ है, बर्फ जल है, जल कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। जल को अपन ने ठंडा किया, बर्फ आ गया, किस अवस्था में परिवर्तन हुआ? ठोस अवस्था में। और जल है, जल को गर्म किया तो वाष्प अवस्था में हो गया, और वो कौन सी अवस्था आ गई? गैस अवस्था आ गई। और जैसे ही गैस को अपन ठंडा करेंगे तो वो वापिस क्या बन गया? जल बन गया, द्रव अवस्था में आ गई। और बर्फ को जैसे ही गर्म करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? द्रव अवस्था में। इसके कुछ सामान्य गुण भी है, वो अपन जानकारी करेंगे। सबसे पहला गुण क्या आता है कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? रंग है, गंध है और उसकी अवस्था है। रंग मतलब जैसे कोई रंग नीला था वो क्या हो गया? लाल हो गया। जैसे गंध थी, गंध तीखी आ रही थी, अब थोड़ी कम आ रही है। अवस्था कौन सी होती है? अवस्था तीन ही होती है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था सॉरी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है अपना? परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ है, बर्फ को अपन वैसे ही छोड़ दें तो वह जल में बदल जाएगा, लेकिन जल को जैसे ही ठंडा करेंगे वापस कैसे बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। वही बात यहाँ है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक क्या है अपने पास? तीसरा गुण क्या है इसका? यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन तो होता है लेकिन वह क्या आ जाता है? पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या जल था, जैसे ठंडा किया बर्फ बनी, बर्फ को वापिस गर्म किया, क्या बन गया? जल बन गया। क्या अवस्था में परिवर्तन आया? नया पदार्थ बना? कुछ नहीं बना। तो इसी के साथ भौतिक परिवर्तन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसके पदार्थों में रासायनिक गुणों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल था, जल ही रह गया। उसी के साथ क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन दूसरा टॉपिक अपने पास क्या है? केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, सेम टू सेम। लेकिन इसमें अपन सामान्यतः क्या कहें कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और जैसे रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के साथ साथ ही क्या है? नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। और बनने वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त मूल अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे अपन घरों में अपन काम में लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को जैसे ही जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो क्या उससे बनेगी? राख बनेगी। क्या राख से लकड़ी बना सकते हैं अपन? नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार क्या है? कोयले को जलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जिसे कार्बन है, कार्बन को किससे दर्शाया है? कोयले से दर्शाया है। O2 है कि क्या है? ऑक्सीजन है। जैसे कोयला है वो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कौन सी गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसके गुण क्या है? गुण में पहला टॉपिक अपना आता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जैसे लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी को जलाने पर हमें क्या बनेगी? राख बनेगी, तो नया पदार्थ बनेगा, लेकिन पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है? यह परिवर्तन स्थायी होता है। क्या वापस पुनः वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए वो परिवर्तन कौन सा हुआ? स्थायी परिवर्तन हुआ। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात पुनः मूल अपना प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नया टॉपिक आ जाता है अब अपना रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन जिसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या चीज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणुसूत्र एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि बात करते हैं कार्बन है, कार्बन को किससे प्रतीक किया है अपन ने? सी से। और ओ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे प्रतीक किया है? ओ से। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? एक उत्पाद बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका क्या हो गया? अणुसूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? अणुसूत्र क्या हो गया? CO2। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? प्रतीक है। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखी कैसे जाती है, उसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने क्या आता है कि रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर, तीर जैसे ये तीर का निशान लगाया, तीर के निशान के बाईं ओर क्या लिखा जाएगा? अपने क्रिया कारक। क्या लिखा जाएगा? क्रिया कारक। क्रिया कारक या आप किसे क्या कह सकते हैं? अभिकारक। क्या कह सकते हैं? अभिकारक। लेकिन दूसरा पॉइंट जैसे ही आ जाता है कि रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद या क्रियाफल को लिखा जाता है। तीर के निशान के बाईं तरफ तो अपन ने क्या लिखा था? क्रियाकारक अभिकारक, ठीक है। लेकिन दाईं तरफ अपन क्या लिखेंगे? दाईं तरफ जो भी लिखेंगे तो वो तो क्या होगा? उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद होगा। और यह क्या होगा? क्रियाफल। क्या होगा? क्रियाफल। तो हमेशा बात आपको याद रखनी है कि रासायनिक समीकरण लिखने से सबसे पहले की चरण, सबसे पहले की बात क्या होगी कि तीर के निशान के बाईं ओर तो क्या लिखा जाता है? क्रियाकारक या अभिकारक, और दाईं ओर क्या लिखा जाता है? उत्पाद या अभिकारक। जैसे ही तीसरा पॉइंट आता है कि क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का। जैसे अपन ने यहां लगाया, ये दो अलग अलग है, एक से ज्यादा हो गए तो उनके बीच में मैंने कौन सा निशान लगाया है? प्लस का। तो इन दोनों के बीच में अपन क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दोबारा से, क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच धन का चिन्ह लगाया दिया जाता है। वापिस मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे कि C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो इसका चौथा पॉइंट क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का नुकसान होता है और न ही क्या होगा? निर्माण होगा। अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इधर देखो, जैसे ये कार्बन है, कार्बन की संख्या इधर कितनी है? एक है। इधर भी क्या है? एक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या आता है अपने कि दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। जैसे कि अपन वजन में बात कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति का वजन जैसे 80 किलोग्राम है और उधर अपने दूसरी तरफ जब वजन रखते हैं तो 80 किलो का भार रख दिया, तो दोनों की तरफ क्या होना चाहिए? वजन बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार अभिक्रिया में भी क्या है? दोनों तरफ अणुओं या परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। ये तो हो नहीं सकता कि एक तरफ 40 किलोग्राम का भार रख दे और एक तरफ 80 किलोग्राम वजन का व्यक्ति हो जाए,
तो अपन उसको रख सकते हैं क्या, वो एक तरफ से संतुलित नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी प्रकार से क्या है, दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बन रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, एक क्वेश्चन आता है। और वही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि रासायनिक समीकरण को कौन सी विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है, तो वो कौन सी विधि है, अनुमान विधि। कौन सी विधि है, अनुमान। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अनुमान विधि का दूसरा नाम आपको दे दे अगर कहीं आ जाए तो वो क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बात करते हैं छठे टॉपिक की। छठे टॉपिक में क्या होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं को छोड़ करके अन्य जो सभी परमाणु होंगे उन सभी को क्या करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाद में संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को बाद में संतुलित करेंगे। फिर क्या जाता है, जैसे यहां देखो C3H8 और ऑक्सीजन है, C3H8 और क्या है, ऑक्सीजन है। और इधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं, कार्बन 3 है, तो इधर भी अपने को कार्बन कितने करने चाहिए, 3 करने चाहिए, तो 3CO2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 3 2 6 और यहाँ एक 7 था। लेकिन यहाँ जैसे अपन ने किया 5O2 लगाया, 10 ऑक्सीजन हो गए। इधर 3 2 6 और 4 कितने हो गए, 10। इधर कार्बन 3, इधर कार्बन 3, ऑक्सीजन 8, ठीक है, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन कितने हो गए, 10। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 2 6 और 4 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 10। अर्थात इसे कौन सी विधि के द्वारा संतुलित किया गया है, अनुमान विधि के द्वारा क्या किया गया, इसे संतुलित किया गया है। सातवां टॉपिक क्या आता है अपने पास कि समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था बताने के लिए उसके कोष्ठक में क्या लगा सकते हैं, ठोस होता है तो ठोस को किससे दृष्टि से दर्शाएंगे, सॉलिड स्टेट एस से दर्शाएंगे। द्रव है तो उसको एल से अर्थात लिक्विड स्टेट से दर्शाएंगे। और गैस अवस्था है तो उसे गैस स्टेट के माध्यम से दर्शाएंगे अर्थात जी से उसे दर्शाएंगे। दोबारा से सुन लीजिए, क्या होगा, समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने हेतु उनके साथ ही कोष्ठक में द्रव को लिक्विड एल से, ठोस को एस से व गैस को जी से कोष्ठक में दर्शाते हैं या लिख देते हैं। समझ में आई बात।